2025 एसएससी की तैयारी का आज हमारा दूसरा कदम है मॉक टेस्ट का। मैं बादल सरकार सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि 2025 के एसएससी सीजीएल और एसएससी के तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए मैं आपका साथ अभी से दूंगा और लगातार। और मैंने एक कमिटमेंट ये भी किया था कि वीक में हम लोग अभी से 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे और आने वाले टाइम में फिर ये मॉक टेस्ट की संख्या नंबर बढ़ते चली जाएगी। अंडरस्टैंड? तो उसी में हमने पहला मॉक टेस्ट आज से 2 दिन पहले करा था, आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। तो इस एसएससी सीजीएल 2025 हमने टारगेट रखा है इंग्लिश स्पेशल। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट का रीजन ये है कि ये स्कोर बूस्टर सेट्स होंगे। इन सेट्स को मेरे साथ करने पे आपके कहीं ना कहीं स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट करेंगे, इसीलिए आप बने रहिए। और वीक में वोकैबुलरी और ग्रामर का भी मैंने आपसे वादा किया है, वो भी मैं पूरा करूंगा। और पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं और मेहनत भी कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेट से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा उन सारी चीजों को हम समझते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है। लिखा है अ स्पेयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। भाई ऐसा औजार या ऐसा उपकरण जिसका यूज किया जाता है बड़ी मछलियों को का शिकार करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन देखो क्या क्या है, डैगर, लेंस, हार्पून और सॉर्ड। अब आप इन सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग को अगर जानते हैं तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती। मैं 1 बाय 1 सबका मीनिंग बताता हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। भाई जब हम बात करते हैं डैगर की तो हिंदी में एक वर्ड आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं कटार। क्या कहते हैं मेरे भाई? कटार। तो ये जो कटार होता है बहुत शार्प होता है दोनों तरीके से, मतलब कि बोथ साइड से अगर शार्प है कोई चीज तो उसके लिए हम यूज करते हैं। गांव वगैरह में आपने इसका यूज देखा होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो डैगर का यूज हम नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं लेंस की तो हमारे सामने लेंस जो वर्ड होता है ये होता है क्या मेरे भाई? वो क्या बोलते हैं जो जैवलिन होता है जिसे हम भाला कहते हैं, ये हमारे होता है लेंस। ये भी ऑप्शन यहां पे एलिमिनेट हो गया। ये तो आप जानते ही हैं स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो आप जानते हैं कि जो हमारा तलवार होता है भाई साहब। ठीक है, बहुत आराम से मैं चीजों को समझाऊंगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। इसलिए मेरे पास पढ़ने आए हैं इसका मतलब पूरा टाइम लेके आई। ऐसे भी लाइव क्लासेस में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो क्यों ना हम ऐसे डिस्कशन करें कि 40 मिनट लगे 50 मिनट लगे लेकिन प्रॉपर डिस्कशन हो और बिना 1 मिनट वेस्ट किए। क्लियर हो गया? तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ये किसकी तलवार है पता है ना? कटप्पा वाली, बाहुबली वाली तलवार है। तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, दैट इज हार्पून। थर्ड इज द राइट आंसर। हमेशा से ये वर्ड पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। चलिए आ जाइए। हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्या करना है? इस वर्ड का सिनोनिम्स बताना है मेरे भाई। ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फ वर्ड आपने पढ़ा होगा, तो ट्रायम्फेंट बना है यहां पे। अब इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा इसे हमें समझना है। तो पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे तो ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये क्वालिटी बताने का काम करेगा। अब अगर एडजेक्टिव है तो इसके कुछ मीनिंग भी होंगे और उसी मीनिंग को यहां पे हम लोगों को डिस्कस करना है मेरे भाई। सॉरी, यहां पे अगर हम बात करते हैं जो क्या होता है, किसी विक्ट्री को आप क्या कर सकते हैं? विक्टोरियस कह सकते हैं। विक्टोरियस यानी कि जो विक्ट्री से रिलेटेड हो, विजय से रिलेटेड हो, आप क्या कह सकते हैं? सक्सेस। यहां पे इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। भले ही मैंने यहां पे सक्सेस को नाउन दिया है तो आप क्या कह सकते हैं? अ ग्रेट सक्सेस आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया? इस बात को मैं रिलेटेड वर्ड आपको बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? आप जो प्राउड फील करते हैं ये सब रिलेटेड वर्ड है, इटसेट्रा, वो सारा का सारा इसका मीनिंग होता है। अब जब बात करी जा रही है कि इसके सिनोनिम्स की बात करें सर, तो इसका सिनोनिम्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप देखो यहां पे फॉर्चुनेट, एफुलेंट, पॉम्पस या विक्टोरियस। अभी अभी मैंने यहां पे वर्ड लिखा है विक्टोरियस, तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि सर यहां राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विक्टोरियस हो जाएगा। अब इस तीनों वर्ड्स को समझो कि फॉर्चुनेट क्या होता है, एफुलेंट क्या होता है, इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है मेरे भाई। अब जब हम बात करते हैं फॉर्चुनेट का, तो फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि जब आप क्या होते हैं मेरे भाई? लकी होते हैं किसी चीज को लेके। ठीक है, जब आप लकी हैं, जिसे आप भाग्यशाली कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं, तो यहां पे हम यूज करते हैं फॉर्चुनेट। ऐसा यहां कोई सेंस नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्लियर हो गया? एफ्लुएंट वर्ड भी आंसर नहीं है, इसका मीनिंग बहुत पहले से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट की बात करें मेरे भाई तो एफ्लुएंट का मतलब होता है जो रिच होता है।
इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? जो बहुत अमीर हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं जो ऑपुलेंट होता है। ये भी यहां पे लिख लो मेरे भाई, रिच हो गया, ऑपुलेंट हो गया। और क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं बहुत ज्यादा, जिसके पास मनी हो। ऐसे लिख सकते हो मनी इन एबंडेंस, मनी इन एबंडेंस, एबंडेंस, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मेरे भाई एफ्लुएंट का। क्लियर हो गया? तो दोनों वर्ड आपको यहां पे ध्यान रखना है कि फॉर्चुनेट का मीनिंग क्या हुआ और यहाँ पे एफ्लुएंट। अब हमारे सामने आता है पॉम्पस। ये भी आपके एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है। एकदम आराम से समझना। ऑफिसर बनना है तो आपको समय देना होगा मेरे साथ। आज आते इस पॉम्पस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉम्पस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा दिखावटी होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? बोस्टफुल। एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि जो बोस्टफुल होता है ये बहुत ज्यादा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जो आडंबर बहुत ज्यादा करता है, आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण। ठीक है मेरे भाई? तो ये जो आडंबरपूर्ण है वो सारे के सारे कौन है? पॉम्पस है। क्लियर हो गया? तो सारे वर्ड्स की डिटेल को हमें समझना होगा, उसे बार बार रिपीट करना होगा, और तब जाके ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाती। मैं यहां पे थोड़ा सा इन्हें सेग्रीगेट कर देता हूं कि आप अलग अलग इसे करके समझने की कोशिश कर सके। क्लियर हो गया? चलिए आ जाइए अगले वर्ड पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गौर से देखना मेरे भाई। हमें यहां पे देखना है कि एंटोनिम्स क्या होने वाला है। चलिए आ जाइए। हमारे सामने जो वर्ड है दैट इज एडमायर से बना है, एडमायरेबल। भाई एडमायरेबल क्या होता है? आप जानते ही हैं, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, उसी से ये बना है एडमायरेबल। तो चलिए इस वर्ड को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एडमायर तो वर्ब होता है, प्रशंसा करना। एडमायरेबल अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। ग्रामेटिकल प्रोफाइल बहुत जरूरी है समझना। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब क्लोज टेस्ट आता है, व्हेनेवर यू ट्राई टू सॉल्व क्लोज टेस्ट और पैराजिम्बल्स और द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिलर्स, इन दैट केस this information or these types of information will help you to eliminate the wrong option. Understand? तो आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल एकदम जानना जरूरी है। समझ आ गया? क्वालिटी बताने का काम करेगा। ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ये बातें हमें समझ आ गई। अब इस एडमायरेबल की अगर हम बात करें तो इस एडमायरेबल का मतलब होता है जो प्रशंसनीय है। जो क्या है मेरे भाई? प्रशंसनीय है। उसके लिए मैंने क्या यूज किया? एडमायरेबल का यूज किया। कुछ वर्ड्स इससे हम लोग देख लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे भाई? जब हम एडमायरेबल कहते हैं तो वो चीजें अपने आप में एक्सीलेंट होती है। वो चीजें अपने आप में क्या होती है? एक्सीलेंट होती है, तभी वो क्या है? एडमायरेबल है। अच्छा, वो चीजें क्या हो सकती है? मेंडेबल हो सकती है। एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, याद रखना, मेंडेबल हो सकती है। और अगर कुछ लिखने की कोशिश करो तो एप्रिसिएबल हो सकती है। हम क्या लिख सकते हैं? एप्रिसिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? अब यहां पे सारे के सारे वर्ड्स मैंने इसलिए लिखे कि आप चीजों को समझ सकिए बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? एटसेट्रा। अब आपको आंसर तो दिख रहा होगा मेरे भाई। सर अनवर्दी यहां पे नहीं होगा, कमेंडेबल यहां पे नहीं होगा। कमेंडेबल का मीनिंग कुछ और होता है, लकी नहीं होगा। एक ही आंसर हो गया क्योंकि मुझे ऑपोजिट खोजना था। अब ऑपोजिट में एप्रिसिएबल होगा या नहीं, ये मुझे आंसर करके बताइए। मैंने यहां पे जो सारे के सारे कट किए, एप्रिसिएबल मैंने क्या लिखा है? एप्रिसिएबल इसका यहां पे सिनोनिम्स है। तो भाई ये तो इसका आंसर होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब मुझे बताओ इसमें कौन होगा? तो सर समझने की कोशिश करो। वर्ड्स को अगर आप देखो तो ये एक्सीलेंट है, मेंडेबल है, एप्रिसिएट है। तो एप्रिसिएट हम उन चीजों को करते हैं जो एक्सीलेंट है। तो हमारा यहां आंसर कौन सा हो जाएगा? जो एक्सीलेंट नहीं है, जिसका कोई कीमत नहीं है। तो अनवर्दी इज द राइट आंसर। इसे ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर इन सारे वर्ड को बता दो। चलो आ जाओ। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है, इसे हम लोगों को समझना है। कमेंडेबल वही सारे वर्ड्स हैं जो हमने पहले से पढ़ा है। कमेंड करने का मतलब ही होता है जब आप किसी की तारीफ करते हैं। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। लकी का मतलब आप समझते ही हैं। अनवर्दी का मतलब क्या होता है, इसे भी देख लो मेरे भाई। अनवर्दी का मतलब होता है जो शेमफुल है। क्या है बाबू? शेमफुल की अगर बात करते हैं, जिसका कोई वर्थ नहीं है, वो अनवर्दी है। या फिर हम कह सकते हैं डिसग्रेसफुल। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? डिसग्रेसफुल का यूज कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्यारा सा वर्ड हो जाएगा इसके लिए। दो वर्ड्स हमने देखा। एक और वर्ड आपके लिए अगर कहें अनवर्दी के लिए, क्या हो सकता है मेरे भाई? एबॉमिनेबल। बहुत बार पूछा गया है, एबॉमिनेबल। क्लियर हो गया भाई? तो इस बात को ध्यान रखना कि ये सारे के सारे वर्ड आपको आते हैं कि नहीं एग्जामिनेशंस में, ये सब पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? जितना मुझे बताना था वो सारा मैंने बता दिया। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने स्क्रीन पे है और इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई। ग्रामेटिकल एरर है। हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। सर इस सेंटेंस को अगर गौर से देखेंगे तो सब्जेक्ट देखिए क्या लिखा है, हॉलीडे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ मेरे भाई यहां पे लिखा गया आपके सामने हॉलीडे होमवर्क लिखा गया। अब हॉलीडे होमवर्क की अगर बात करें तो होमवर्क बेसिकली अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अनकाउंटेबल होता है उसका नेचर आपको पता है कि वो अपने आप में सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर है भाई तो वर्ब यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इज का यूज करेंगे। इज इसेंशियल, अब इसेंशियल किस चीज के लिए, तो पर्पस दिखाना है, तो टू के साथ यहां पे आईएनजी का यूज नहीं होगा, 2+V1 का यूज करते हैं। तुम्हें मैंने बताया है 2+V1 का यूज क्या दिखाने के लिए, पर्पस दिखाने के लिए, आपका क्या उद्देश्य है, ठीक है मेरे भाई। तो बात ये समझ में है कि हॉलीडे होमवर्क इसेंशियल है, और क्यों इसेंशियल, उसका पर्पस ये है कि वो स्टूडेंट्स को बिजी रखे वेकेशन के दौरान। तो इस हिसाब से हमारा किस पार्ट में एरर हो गया, थर्ड पार्ट में एरर हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छी, एकदम प्रेम से समझो मेरे भाई। प्रेम से ही सारी दुनिया टिकी है, प्रेम से ही आप सब कुछ जीत सकते हैं, तो प्रेम से ही क्यों ना सवाल बनाए। देखो भाई फिल इन द ब्लैंक्स है, बड़ा प्यार से समझना। फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का एक तरीका ये होता है कि फिलर जो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके पहले कौन सा वर्ड है और उसके बाद कौन सा वर्ड है, इन दोनों का आपको रिलेशन समझना होगा। आओ समझाता हूं। लिखा है मेरे भाई, सो डेंजरस डिड द वेदर कंडीशंस डैश दैट ऑल माउंटेन रोड्स वर क्लोज्ड। पैसिव बनाया, ठीक है भाई साहब। सो से सेंटेंस यहाँ पे सो डेंजरस इन्वर्जन का यूज किया, ये भी समझ आ रहा है मेरे भाई। एक चीज आपको मैंने बताया था, किसी भी सेंटेंस में जब हम डू की बात करते हैं या फिर हम डस की बात करते हैं या फिर डिड का यूज होता है, तो ऐसे कंडीशन में मेरे भाई आगे जो मेन वर्ब होता है ना, वो कौन सा बेस फॉर्म होता है। ये तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज आपको पता है कि ये जो डू और डज की हम बात करते हैं मेरे भाई, और डिड की जो बात करते हैं, आपको ये बात पता है कि डू डज क्या होता है, तो आपको पता है प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया मेरे भाई, ये बातें हमें भूलनी नहीं है, क्योंकि भूलने से ही चीजें गड़बड़ हो जाती है। क्लियर हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को। ये प्रेजेंट होता है, और डिड की बात करें तो डिड अपने आप में पास्ट होता है। तो जब इनका यूज हम कर चुके तो दोबारा हमें किसी वर्ब को सिंगुलर या V2 बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें यहाँ वर्ब चाहिए डिड के अकॉर्डिंग मेरे भाई, यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए किसी भी कंडीशन में। बोलो हाँ या ना। सर बिकेम अपने आप में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो कायदे से ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सर यहाँ पे हैव और बिकम यूज करेंगे ही नहीं, ये पहले से ही एलिमिनेटेड है। सर ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, क्योंकि वर्ब में क्या लगा है, एस और एस लगा है, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिड पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये वर्ब का बेस फॉर्म है। क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बारीकियों को ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस की तो ऐसी की तैसी। चलो आ जाओ आगे, देखो लिखा है देयर आर अ बिट नाइस शॉप्स इन द टाउन सेंटर। सर ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, फिर से उसी तरीके से ध्यान देना कि अंडरलाइन पार्ट के पहले क्या है और बाद में क्या है। मेरे भाई एक चीज समझने की कोशिश करो कि आपको मैंने पढ़ाया है कि कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर देयर दिख रहा है, इसे हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं, इसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा क्या है, डमी सब्जेक्ट है। एक सेकेंड, मिट क्यों नहीं रहा है भाई, हाँ, तो ये आपका डमी सब्जेक्ट है। इसके बाद जो वर्ब होता है, इसका डिसीजन यहाँ जो आने वाला सब्जेक्ट है वो करता है। क्लियर हो गया, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब का यूज करेंगे। आप एक चीज गौर करिए कि यहाँ पे देयर है और वर्ब जो है आपका प्लुरल है। वर्ब कैसा है भाई साहब, प्लुरल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कुछ है वो प्लुरल सेंस लेके आ रहा है। चलो भाई यहाँ पे शॉप्स है, इस प्लुरल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्लुरल वर्ब यूज करा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई प्लुरल जब यहाँ पे हमारा नाउन है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में प्लुरल के लिए कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज तो करते नहीं है मेरे भाई। तो पहला तो यहाँ पे गलती है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। अब आते हैं मेरे भाई नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। भाई डिग्री की अगर बात करें तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री भाई और सुपरलेटिव डिग्री, इन चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई नाइस जो एडजेक्टिव होता है, इसका कंपैरेटिव क्या होता है, नाइसर होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है मेरे भाई, नाइसेस्ट होता है। तो हमने इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर ऐड किया और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी, क्योंकि ये सिंगल सिलेबल है। तो ऐसा कंडीशन है तो डबल कंपैरेटिव तो यूज करेंगे नहीं।
अगर यहाँ पे मोर लिखा है मेरे भाई और साथ में फार भी लिखा है और साथ में यहाँ पे कोई कंपैरेटिव डिग्री है, ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ही गलत है, क्योंकि जो ऑलरेडी कंपैरेटिव है उसमें कभी भी फार लगा के या मोर लगा के हम ऐसा डबल कंपैरेटिव, याद रखना मैंने कहा डबल कंपैरेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव, ये यूज करना ग्रामर में सुपरफ्लुअस माना जाता है, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस वजह से यहां एक और चीज हमें समझ आया कि सर यहां पे हम मोर का यूज और नाइसर का यूज, क्योंकि ये डबल कंपैरेटिव हो जा रहा है, ये यहां पे गलत हो गया। ठीक है भाई, अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री को भी बढ़ाना चाहते हो, कंपैरेटिव डिग्री को अगर एनहेंस करना है, मुझे बढ़ाना है, डिग्री बढ़ा देना है, तो उस केस में यहां पे एडवर्ब आप या तो फार का यूज करते हैं या फिर मेरे भाई मच का यूज करते हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? जैसे फार बेटर, मच बेटर। क्लियर हो गया? तो ये कंपैरेटिव है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर आर फार नाइसर शॉप्स इन द टाउन सेंटर। समझ आया? देखो हरबरा के मैं बहुत जल्दी में भी इसे समझा सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमारे पास इतना टाइम है कि हम पूरे सेट को अच्छे से डिस्कस करके और तैयारी को इतना बढ़िया बना दे कि इंग्लिश में 100% स्कोर करें आप, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन मेरे हिसाब से आप मेहनत कीजिएगा, और इस पूरे के पूरे बोर्ड पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम जो है मेरे भाई वो क्या है, जो हमारा यूट्यूब का चैनल का नेम है इंग्लिश विथ बादल सरकार। ये आप यहां से क्या करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। जो भी आपके पीडीएफ्स होते हैं वो यहां से मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, आज हड़बड़ा नहीं रहा हूं, इसलिए आराम से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने स्क्रीन पे मेरे भाई, और इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वुड यू हैव बीन सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो। सर यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, एक इंप्रूवमेंट का पार्ट दिया गया है। आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करें कि जब रिक्वेस्ट करना होता है, एक कमाल की चीज बताता हूं, मॉडल ऑफ रिक्वेस्ट की अगर बात करी जाती है, समझना मेरे भाई, मैंने कहा जब मॉडल ऑफ रिक्वेस्ट की बात करी जाती है ना, तो वहां पे बड़ा प्यारा सा एक मॉडल होता है वुड। ठीक है, इस वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने कहा पोलाइटली रिक्वेस्ट की अगर बात होती है तो वुड का यूज सबसे ज्यादा प्रीफर माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल से कहते हैं, वुड यू lend me ₹500। ठीक है भाई, या फिर कह सकते हैं would you like to have a cup of tea। अब ये जो रिक्वेस्ट किया गया है, क्या आप would you lend me ₹500, क्या आप मुझे 500 रुपए उधार देंगे? भाई उधार बहुत प्यार से ही मांगा जाता है सर, कोई रंगदारी थोड़ी है कि भाई 500 रुपए उधार देगा कि नहीं बे, ऐसा होता नहीं है। सर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे? तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज किया जाता है। और भाई जब वुड का यूज किया जाता है तो ये मॉडल कहता है कि मेरे साथ बेस फॉर्म आता है वर्ब का, V1 का यूज करेंगे। तो भाई ऐसे कंडीशन में इस वुड के बाद यहाँ हैव का यूज करना, बीन का यूज करना तो सुटेबल नहीं है। वैसे कंडीशन में यहां हमारे सामने ऑप्शन दिया गया, वुड यू बी, वुड यू बीइंग और वुड यू बीन, विल यू बीन। सर विल तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया भाई, यू तो यहां है तुम्हारा सब्जेक्ट, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म आ गया। सेकंड ऑप्शन हो गया, वुड यू बी सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो। समझ आया मेरे भाई? ये ध्यान रखना, ये बी अपने आप में क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म V1 माना जाता है। इसे हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से देखना है और समझना है कि क्या है यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आ जाइए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्या कर देता हूं, ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है यहाँ पे, मिसेस वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। भाई इस सेंटेंस को जब पहली बार देखा जाए तो लगेगा भाई कि ये क्या सेकेंड हेल्पिंग का यूज किया गया है।
भाई एक बात याद रखना, यहाँ हेल्पिंग का मतलब अलग होता है। हेल्पिंग का मतलब होता है कोई भोजन या किसी चीज का एक हिस्सा देना। तो यहाँ पे सेकंड हेल्पिंग मतलब दूसरे हिस्से की बात करी गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप टेंशन में मत आ जाना कि सर क्या बता दे रहे हो आप। मैंने कहा कि कहीं भी अगर तुम्हारे सामने इस तरीके से हेल्पिंग लिखा रहे मेरे भाई, तो इसका बड़ा एक स्पेशल मीनिंग है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। कहीं भी हेल्पिंग का मतलब होता है पोर्शन। मैंने कहा पोर्शन ऑफ फूड और एक्सेट्रा आइटम, कोई भी चीज जो होता है उसके एक पोर्शन की हम बात करते हैं, या फिर हम बात करें रिफिल की बात करें तो उस केस में हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग का यूज करते हैं। यहां पे दूसरा है, तो भाई यहां पे एक सिंपल पास्ट है, वर्मा जी ने रिफ्यूज करा दोबारा क्या लेना, आइसक्रीम। इसका मतलब सेंटेंस में द सेकंड हेल्पिंग, ये ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेज यूज होता है किस चीज का, तो ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम का जो दूसरा पार्ट था, दूसरा हिस्सा था या सेकंड हेल्पिंग था, उसको लेने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो इस सेंटेंस में नो एरर हो जाएगा मेरे भाई। समझ आ गया? प्यारा सा क्वेश्चन था। आज आगे बढ़ते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। देखो ध्यान से लिखा क्या गया है, यहां पे लिखा गया है शी सेड। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। शी सेड टू मी आई सॉ दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगो। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है। सबसे पहले मेरी बात को समझते हैं, तो इस सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। ये याद रखना, डायरेक्ट स्पीच की बात अगर करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। और वो कंफ्यूजन क्या है, यहां पे गौर से देखना। सर आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में अगर से, आपके सामने सेज और आपके सामने सेड हो, ठीक है मेरे भाई, और इन तीनों के साथ अगर टू का यूज किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में मेरे भाई से और टू मिलके बनता है टेल। क्लियर हो गया? सेज और टू मिलके बनता है मेरे भाई टेल्स, और सेड और टू मिलके बनता है मेरे भाई टोल्ड। क्लियर हो गया? अब इतनी बातें अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत प्यारी सी बात है। क्लियर हो गया? अब हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले सेड टू तो यहां से हटा दो मेरे भाई। यहां सेड के बाद कुछ प्रेपोजिशन नहीं दिया गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये याद रखना मेरे भाई। टोल्ड, एक बात बताओ, टोल्ड किससे बना है मेरे भाई? टोल्ड बना है सेड टू से। तो इसमें टोल्ड के बाद कभी भी टू प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, शी टोल्ड मी। यहीं से आंसर मिल चुका है, लेकिन आगे भी देख लो। दैट आएगा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के। ये पता है आपको, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का कन्वर्जन यानी कि ये स्पीकर है अपने आप में मेरे भाई। आई स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन है, जिसे आप कहते हो फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। और ये स्पीकर को हम चेंज करते हैं स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो शी को सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि शी भी यहाँ पे क्या है मेरे भाई, स्पीकर है। देखो रटने की अगर बात समझना है तो एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई इस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं सब्जेक्टिव केस से, इस सब्जेक्टिव केस को, या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों करते हैं मेरे भाई? ये स्पीकर है तो ये स्पीकर है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई सॉ दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगे, मैं इस बूढ़े इंसान को बहुत पहले देखी। तो किसने कहा? मैंने कहा, इसलिए स्पीकर का कन्वर्जन स्पीकर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे लिसनर रहता, यू रहता, तो यू का कन्वर्जन ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना? वो बातें बड़ी कमाल की नरेशन में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज ये भी समझ में आ गया, तो यहाँ पे शी हो गया। अब आगे देखो, सॉ है, V2 का कन्वर्जन किस में हो जाता है? तो यहां गौर से देखने की कोशिश करिए, हैड सीन का यूज किया गया, यानी कि हैड प्लस V3, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर हो गया मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। दैट शी हैड सीन, दिस का कन्वर्जन दैट में हो गया। द ओल्ड मैन लॉन्ग अगो का कन्वर्जन बिफोर में हो गया। सारा मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेशन को अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है, ऐसा स्टूडेंट जिसका बहुत अच्छा कमांड है, तो वो 1.5x स्पीड पे करके देखना। मेरा टारगेट उन बच्चों के लिए है जो इस बार पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी बेस्ट हो, और जिनकी प्रिपरेशन पहले से चल रही है उनके लिए ये बूस्टर का काम करे। बात समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, वो है प्राइमरी वर्ड है, और इस प्राइमरी वर्ड का हमें ऑपोजिट खोजना है, एंटोनिम्स खोजना है। प्राइमरी का मतलब तो आप सब जानते हैं कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है। अगर कहीं भी आपका प्राइमरी है तो मुख्य है, प्रधान है, यानी कि यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये अपने आप में क्या होता है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसे ही हम प्राइमरी कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये अपने आप में एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। ये भी बात हम लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई।
अच्छा, इसके लिए हम और क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे मेन का भी यूज कर सकते हैं। जो प्राइमरी है वो क्या हो सकता है? मेन हो सकता है। अच्छा, उसके लिए हम कह सकते हैं वो प्राइम हो सकता है, मुख्य हो सकता है। ये सारे के सारे बड़े प्यारे से वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके जगह पे आप इसेंशियल का भी यूज कर सकते हैं। सो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे कहीं भी कोई वर्ड्स दिखे तो उन्हें एकदम बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब आ जाओ इसके ऑपोजिट की बात करते हैं। तो ऑपोजिट में क्या आपको लग रहा है कि प्राइमरी के लिए क्या आंसर होना चाहिए? तो जो प्राइमरी नहीं है मेरे लाइफ में वो सेकेंडरी है, यानी कि दूसरा है। अब इफेक्टिव का मतलब तो तुम्हें पता है ना मेरे भाई, कहीं भी इफेक्टिव है मतलब जो चीजें प्रभावशाली है। एक्टिव नहीं होगा यहाँ पे, जो क्या है बहुत ज्यादा एक्टिव है मतलब कि ऊर्जावान है। और एक है एप्लीकेबल, ये भी नहीं होगा। अच्छा, एप्लीकेबल का मीनिंग क्या होता है? आओ मैं यहां बता देता हूं। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं, लिख के बताओ। एप्लीकेबल का मतलब होता है जो एप्रोप्रिएट है, ये याद रखना, जो एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट का मतलब भी पता ही है तुम्हें, जो उचित होता है उसके लिए। या फिर आप यूज कर सकते हैं रेलेवेंट। क्या यूज कर सकते हैं? रेलेवेंट है। ये सारे के सारे एप्लीकेबल के सिनोनिम्स हैं, इस बात को याद रखना। एक और यूज होता है एपोजिट। ये बहुत पूछा जाता है आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस में, इसको ध्यान रखना। इसे मैं स्टार कर दे रहा हूं। एपोजिट की बात करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव तो पता है, चलो इफेक्टिव के लिए कुछ वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। इफेक्टिव चीज क्या होता है? अपने आप में फ्रूटफुल होता है मेरे भाई, फ्रूटफुल होता है। ठीक है, ये चीजें इफेक्टिव है। और क्या कह सकते हैं जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? फ्रूटफुल को हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव कह सकते हैं, जो चीजें अपने आप में प्रोडक्टिव है। और क्या लिख सकते हो मेरे भाई साहब? कंस्ट्रक्टिव लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टिव का यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन ना इन्हीं से क्या करता है, क्वेश्चंस बनाने की पूरी कोशिश करता है। क्लियर हो गया सारा? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड जो लिखा है, हमारा जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस को गौर से हम लोग को देखना है मेरे भाई। लिखा क्या गया है, गौर से देखो। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। भैया हैंडीक्राफ्ट्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। आप बोलोगे ठीक है सर, आर का यूज किया गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स अपने आप में प्लुरल है। ये आज ये क्यों नहीं यूज हो रहा है मेरे भाई? हाँ, मैंने कहा कि ये अपने आप में क्या है, हैंडीक्राफ्ट तो सब्जेक्ट प्लुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लुरल सब्जेक्ट के लिए आर आया, लेकिन गलती क्या हो रहा है सर? आप मुझे बात बताओ कि हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट जो किया जाता है इंडिया से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, क्या ये खुद ब खुद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट हो जाता है? नहीं होता है। ये एक्शन खुद नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया, ये हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे नॉन डूअर है। नॉन डूअर का मतलब होता है जो काम नहीं करता है। अच्छा, नॉन डूअर जब सब्जेक्ट बनता है, ये नॉन डूअर बेसिकली अपने आप में यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऐसे कंडीशन में एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता होगा कि सर इस कंडीशन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आ रहा है, ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉन डूअर है। तो हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने कहीं भी पैसिव वॉइस का चर्चा किया जाए तो इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में तो आप जानते हैं कि बी के साथ हम वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब सवाल उठता है सर कि ये बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? आपको पता है मुझे, लेकिन मेरा फोकस उन बच्चों पे है जो थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको समझने में। और मेरे भाई यहां पे चीजों को समझ लेते हैं। इज होएगा, एम होएगा, आर होएगा, वॉज होएगा, वर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा जितने फॉर्म दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके कौन से फॉर्म होते हैं? फाइनाइट फॉर्म होते हैं जो चेंज होता है। इसके और भी फॉर्म होते हैं, जो होता है बीन और होता है बीइंग। इसे भी हमें ध्यान रखना है, ये होते हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म। क्लियर हो गया? जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। तो यहां पे आर के बाद एक्सपोर्ट नहीं लिखना होगा, इसके जगह पे आपको लिखना होगा एक्सपोर्टेड। क्या लिखना होगा मेरे भाई? एक्सपोर्टेड। क्लियर हो गया? सुंदर बात है। तो किस पार्ट में एरर हो गया? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है मेरे भाई, आपको देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, लिखा गया गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो नो एरर कर दीजिए। मेरे भाई V1 यहां पे याद रखना, कभी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग V1 है, उसके बाद अदर वर्ड्स है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंपेरेटिव। अच्छा, इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कहीं भी अगर आपको इंपेरेटिव दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि यहां पे बात करी जा रही होगी किसी ना किसी ऑर्डर की, या फिर बात करी जा रही होगी किसी ना किसी कमांड की,
या फिर कहीं ना कहीं कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा एक्सेट्रा। ठीक है मेरे भाई, इन बातों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, अपने प्लेस से धीरे धीरे उठो और टर्न अराउंड और मुड़ो। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे V1 है मतलब किसी ना किसी तरीके का हम ऑर्डर दे रहे हैं। ये ऑर्डर हो सकता है या फिर कोई कमांड हो सकता है, अगर आप कहने की कोशिश करेंगे तो किसी ने कमांड दिया। ठीक है, अब जब गेट अप है फ्रॉम योर प्लेस, तो अपने प्लेस से कैसे उठना है मेरे भाई। इस स्लो की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे स्लो नहीं चाहिए, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब का मॉडिफायर। सुनो मेरे भाई, वर्ब को अगर कोई मॉडिफाई करता है तो वो कौन होता है? एडवर्ब होता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना जी, समझ रहे हो ना, एडजेक्टिव को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है। इसलिए स्लो के जगह पे यहाँ पे हमें लिखना होगा स्लोली, यानी कि वी नीड एन एडवर्ब टू मॉडिफाई अ वर्ब। ओके, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली एंड टर्न अराउंड। अंडरस्टैंड? कितना प्यारा सा ये क्वेश्चन था। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने मेरे भाई पैराजंबल, और पैराजंबल बनाते तो हम लोग बहुत आराम से हैं। जितने आराम से हम अचार बनाते हैं, अचार खाते हैं, उतने आराम से हम इस क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूं कि स्लाइड को ऊपर कर देता हूं ताकि ऑप्शंस आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ भाई। 13 नंबर को ध्यान से देखो। ऑप्शन में डी है, सी है, ए है, मतलब बी से स्टार्ट नहीं है, डी से ज्यादा ऑप्शन दिख रहा है। और डी में देखो लिखा है जैन गुडैल ग्रू अप इन द इंग्लिश टाउन ऑफ बॉर्नमाउथ। ठीक है, यहां पे एक नाउन का यूज किया गया। ठीक है भाई, और एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। यहां नाउन का यूज है, मतलब नाउन से ओपनिंग कर सकते हैं। चलो डी से हो सकता है। सी में देखो क्या, एज अ चाइल्ड। भाई ये कौन सा चाइल्ड है? एज अ चाइल्ड शी किसके लिए आया? प्रोनाउन है भाई, प्रोनाउन से पता ही नहीं है, ये प्रोनाउन तो अननोन है, और अननोन से कभी भी हम जनरली सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं करेंगे। सी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन हटा दो। आ जाओ ए को देख लेते हैं। इम्प्रेस्ड विथ जेन्स पैशन विथ एनिमल्स ही चूज हर। भाई ये ही कौन है? ये भी तो अननोन है, किसने उसे चूज किया? पता ही नहीं है मुझे, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो पता ही नहीं है, तो ए से भी स्टार्ट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो क्लियर हो गया कि सर डी मेरा जो है ओपनिंग सेंटेंस है। डी के बाद पेयर या तो सी आना चाहिए या फिर डी के बाद मेरे भाई बी आना चाहिए। अब मुझे सोचना है कि क्या होगा। सर डी में एक नाउन बात किया गया है, इसी से रिलेटेड बात हमें समझना है कि क्या होने वाला है यहाँ। ठीक है, आ जाओ चीजों को समझते हैं। लिखा है एज अ चाइल्ड शी वुड वेट फॉर आवर्स टू ऑब्जर्व अ चिकन लेइंग एन एग। मतलब बच्चा होने के कारण वह लंबे समय तक इंतजार कर सकती है, घंटों ऑब्जर्व करती है जब चिकन जो है अंडे पे ले करती है। ठीक है भाई साहब, तो लग रहा है कि डी के बाद सी हो सकता है, लेकिन बी को देख लेते हैं। In 1957, she went to Kenya where she met the British philanthropist लुइस कैले। सर ये अभी यहाँ पे क्यों जरूरी लग रहा है? सर डी है, डी में यहाँ जो जेन के बारे में बातें बताई गई, जेन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, तो डी के बाद बी का यहाँ पे सीक्वेंस बनता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा? और बी का अगर सीक्वेंस बनेगा तो भाई उसने किससे मिला? लुइस लेके। यही लुइस लेकी के लिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो यहाँ इन चीजों को ध्यान रखना। तो पेयर किस तरीके से बना? डी के साथ सी और सी के बाद हम बी और ए का पेयर। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया, सेकंड गलत हो गया। अब समझ में आया ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है मेरे भाई, गौर से देखना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसे देखो। लिखा है इट वॉज अ लैविश बर्थडे पार्टी एंड आई कुड सी माई फ्रेंड ईट लाइक अ हॉर्स। भाई एक बात बताओ, यहां पे अंडरलाइन पार्ट जो है, सबसे पहले सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। भाई क्या होगा? ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है? जब आप घोड़े की तरह खाते हैं, तो भैया घोड़ा बहुत खाता है, बात समझ, इसलिए तो उसमें हॉर्स पावर होता है। तो ईट लाइक अ हॉर्स एक बड़ा प्यारा सा आपका इडियम होता है। मैंने कहा ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मीनिंग क्या होता है अगर हम समझने की कोशिश करें? तो यहां दिया हुआ है बहुत अधिक खाना, तो मैं लिखने से अच्छा यहां पे आंसर कर दूं ईटिंग एक्सेसिवली। अच्छा ऐसा तो नहीं कि भैया पार्टी में मेरा दोस्त वो खाएगा जो घोड़े खाते हैं, भैया ऐसा तो नहीं कि पार्टी में कुछ अलग खाएगा, जो रहेगा पार्टी में वही ना खाओगे। हाँ भाई, तुम अपने घर से अगर तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं मैं दाल भात चोखा पैक करा के ले जाऊं और पार्टी में वही खाऊं, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ये आपका फंडामेंटल राइट है। चलो आ जाओ। और हार्डली ईटिंग, मुश्किल से खाना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्यारा सा क्वेश्चन था ईडियम्स का। आ जाओ भाई 15 नंबर देखो, हमारे सामने इनकरेक्टली वर्ड है। एडवेंचर का स्पेलिंग सही है, ये आंसर नहीं होगा। बेनिफिट का स्पेलिंग सही है, ये आंसर नहीं होगा। अक्वायर का स्पेलिंग सही है, ये आंसर नहीं।
पैथेटिक आपका आंसर होगा, क्योंकि पैथेटिक का स्पेलिंग क्या होता है, और मैं यहां पे लिखता हूं मेरे भाई, PATHE होता है, यहां ए दे दिया और लास्ट में TIC। पैथेटिक, पैथेटिक की अगर बात करें, थोड़ा इस वर्ड को समझो, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है, समझ आ गया मेरे भाई। अगर हम बात करें इस पैथेटिक वर्ड की कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो समझने की कोशिश करना। जो क्या होता है, ऐसे कर सकते हो, जो बहुत टचिंग होता है। क्या लिख सकते हो इसके लिए, टचिंग का यूज कर सकते हो मेरे भाई। पैथेटिक का मतलब जो चीजें क्या है, बहुत ज्यादा टचिंग है, या फिर हिंदी में लिख सकते हो दयनीय है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, जो दयनीय है। या फिर आप लिख सकते हो मिजरेबल, लिख सकते हो मिजरेबल भी इसके लिए सिनोनिम्स यूज हो सकता है मेरे भाई पैथेटिक के लिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखना। क्लियर है। आप इसके लिए और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, पिटफुल का यूज कर सकते हो, ये भी आपके एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा गया, तो मैं वो बता रहा हूं। एक और होता है पिटिएबल। हाँ, क्या होता है मेरे भाई, पिटिएबल ही ना होता है, यस यस, पिटिएबल ही होता है मेरे भाई। चलो, एटसेट्रा, इतना हम लोगों को ध्यान रखना, ये बहुत प्यारा सा वर्ड है। अच्छा, एडवेंचर का तो मतलब तुम जानते ही हो भाई साहब, एडवेंचर का मतलब क्या होता है। चलो थोड़ा सा इसे भी, जब बता ही रहा हूं तो तुम्हारे लिए पूरा डिटेल ही कर दूं, ताकि आपको लगे कि सर ने जितना बताया उतना किसी ने नहीं बताया। एडवेंचर का मतलब होता है जो डेंजरस एक्टिविटी होता है। क्या होता है भाई, डेंजरस एक्टिविटी की अगर बात करें तो वो आपका डेंजरस एक्टिविटी जो होगा वो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, याद रखिएगा, एडवेंचरस। बेनिफिट का मतलब लाभ होता ही है, और एक्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अर्जित करना, यानी कि अर्जित करना, किसी चीज को प्राप्त करना। अर्जित करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं मेरे भाई, एक्वायर का यूज करेंगे। इस बात को याद रखना। बहुत बार इसके लिए सिनोनिम्स पूछता है, तो वहां पे आपके सामने गैदर का यूज किया जाता है। ठीक है, साइड मीनिंग में। अच्छा, साइड मीनिंग में ये गैदर का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मेरे भाई, हमारे सामने जो नेक्स्ट वर्ड है लिखा है, उसे भी समझो ध्यान से। लिखा गया है अ रूम और लार्ज कबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। भैया, भोजन को स्टोर करने के लिए जो कमरा होता है उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, मुझे आंसर देखिए यहाँ पे, बताइए क्या होगा। वही वार्डरोब का मतलब क्या होता है, वार्डरोब का यूज हम करते हैं जहां पे हम क्लॉथ्स को रखते हैं। ठीक है भाई, कपड़ों को स्टोर करते हैं, वो होता है वार्डरोब। बेकरी, तो ये आंसर नहीं होगा। बेकरी तो तुम जानते ही हो, अलमीरा भी जानते हो, एक ही ऑप्शन बचा लैडर। लाडर इज द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो चीजें गलती हो जाएगी। बेकरी क्या होता है आपको पता है ना, जहां बिस्किट वगैरह या फिर क्या बनता है भाई, केक्स वगैरह बनता है, उसको हम लोग ध्यान रखना। अलमीरा जहां कपड़े रखते हैं, वो नॉर्मल केस में। यहाँ पे ज्यादा बड़ा रूम ही है, या लार्ज कपबोर्ड के लिए हम यूज करते हैं, याद रखना, लार्ज कपबोर्ड के लिए हम यूज करते हैं लाडर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 17। 17 को जरा गौर से देखने की कोशिश करिए कि हमारे सामने क्या है। ठीक है, आ जाओ। लिखा है पे हीड टू। भाई, ये बहुत प्यारा सा इडियम है, और इसका मीनिंग क्या होता है इसे समझो। जब हम पे अटेंशन टू कहते हैं, वैसा ही कुछ मीनिंग निकल के आता है पे हीड टू। इसका मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना और अटेंशन से सुनना। सेकंड इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। इसमें बहुत कुछ डिटेल नहीं करना है, याद रखना। आप ऐसे करो, पे हेड टू, मतलब आपने हेड उधर दे दिया, मतलब पूरा का पूरा अटेंशन दे दिया। आ जाओ अगले सेंटेंस पे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने मेरे भाई, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ऊपर कर देता हूं। ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस भरी जिंदगी। मुझे बताना है कि एक्टिव वॉइस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द कलर्ड क्लोथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड विथ द वाइट्स। भाई, सब्जेक्ट समझो क्या है तुम्हारा यहाँ पे, द कलर्ड क्लोथ्स। अब यहाँ शुड नॉट बी वॉश्ड, सर बी के साथ आपको V3 दिख रहा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो आइए इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 18 नंबर का क्या आंसर होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। कभी भी जो मॉडल होता है, एक बात समझो, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, अच्छा, इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, मॉडल है प्लस नॉट और प्लस V1 हो जाता है। ये दोनों के दोनों आपके एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर इसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे समझने की कोशिश कर लीजिए। अगर पहले वाले का पैसिव बनाना है तो आप क्या करोगे, आपके सामने जो भी मॉडल है उसके बाद बी का यूज करोगे, और फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए। और अगर उसी में नेगेटिव वाला करना है, तो इस नेगेटिव वाले को करने के लिए हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, मॉडल का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद बी का और प्लस V3 का यूज करते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो गौर से देखो, मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। देखो,
मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। तो किस में कन्वर्ट हुआ है ये? मॉडल प्लस नॉट प्लस V1, मॉडल प्लस नॉट प्लस V1, यही तो आंसर लग रहा है, ये V1 है क्योंकि यहां ING आया, यहां V2 आ गया, हैव नॉट V2 आ गया, एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? द कलर्ड क्लॉथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड विद द व्हाइट्स, तो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया, यू शुड नॉट वॉश द कलर्ड क्लॉथ्स विद द व्हाइट्स। समझ में आ गया? प्यारा सा सेंटेंस था, बन गया मेरे भाई। आ जाओ 19 नंबर पे। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये सिनोनिम्स हमें बताना है कि सिमिलर वर्ड क्या होएगा। चलिए आ जाइए बनाते हैं। सर बेयर का यहाँ पे बड़ा प्यारा सा यूज दिया गया है। सर बेयर का मीनिंग समझने की कोशिश करो। एक बेयर का मीनिंग होता है अनकवर्ड, 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 ठीक है भाई। अनकवर्ड का मतलब जो नंगा होता है, जैसे आप कहते हैं बेयर फुट, नंगे पांव, बेयर माउंटेन। और बेयर का एक दूसरा मीनिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है, यहां ध्यान देना, ओनली द मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट, हाँ बस जो मोस्ट बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम बेयर का यूज करते हैं। तो जब ये बात समझ में आ गया तो अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए मेरे भाई। सिनोनिम्स खोजना है तो देख लो, यहाँ पे नंगा वाला सेंस नहीं है, सिनोनिम्स सिमिलर, तो ये आंसर हो जाएगा। हिडन का मतलब छिपा हुआ, होली का मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज पवित्र होता है, और अर्थली का मतलब तो आपको पता ही है, जो चीजें क्या होती हैं, सांसारिक होती हैं। अर्थली का ये मीनिंग याद रखिएगा। अच्छा, अर्थली के लिए कुछ सिनोनिम्स में बता देता हूं। अगर तुम्हारे सामने अर्थली आ जाए तो इसके लिए कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि अगर अर्थली लिखा हुआ है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं जो चीजें टेरेस्ट्रियल हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? टेरेस्ट्रियल का यूज कर सकते हैं। बड़ा प्यारा सा वर्ड है आपके एग्जामिनेशन में, टेरेस्ट्रियल, RIAL, टेरेस्ट्रियल का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई सब। और इसके लिए यूज कर सकते हो तुम फिजिबल, ये सब पूछा जाता है साइड मीनिंग में। फिजिबल की जगह पे आप लिख सकते हो मेरे भाई पॉसिबल। क्लियर हो गया? तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे हिडन है तो हिडन के लिए आप जानते हो कवर्ट का यूज करते हैं, क्लैंडस्टाइन का यूज करते हैं, ठीक है। इस हिडन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं आप? कवर्ट का यूज कर सकते हैं या फिर क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टीन जो आप बोलते हैं सर, ठीक है। यहाँ पे आप सीक्रेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना, ये चीजें कंसील का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स है, उस पर हमें नहीं जाना, ध्यान रखना, ठीक है। होली के लिए सेक्रेट का यूज कर सकते हैं, पायस का यूज कर सकते हैं, वो सब कॉमन है, आप जानते हैं। चलो आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बनाना है मेरे भाई? सर 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे जो है लिखा गया है कि इसे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। फिर से एक्टिव वॉइस है। विल हैव बीन क्लोज्ड, मेरे भाई विल है, गौर से देखो, हैव है, बीन प्लस V3। अब इसे कन्वर्ट करना है तो 20 नंबर को यहां पे डिटेल से समझ लीजिए। बातें हो रही है फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर परफेक्ट। और भाई फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मेरे भाई बेस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है शैल होएगा, विल होगा, परफेक्ट है तो हैव आएगा, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसा कहीं स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे आंसर खोज के बना लीजिए। कहां दिख रहा है मेरे भाई? हैड नहीं होगा, विल प्लस V1 आ गया, ये भी नहीं होगा, वुड होना ही नहीं चाहिए भाई, शैल और विल चाहिए, विल हैव प्लस यहां देख लो V3। फोर्थ इज द राइट आंसर। पूरा देखना भी नहीं है तुम्हें, तुमने क्या देखा भाई? सिर्फ वर्ब को हमने खोजा और हमारा आंसर बन गया, लाइफ जिंगा लाला हो गया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने कॉम्प्रीहेंशन यानी कि क्लोज टेस्ट की बारी आ गई, जो मेरे लिए सबसे प्यारा सेगमेंट होता है। और भाई इस प्यारे सेगमेंट को 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है, वन डे अ फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट एंड टुक द लायन विद देम। कुछ हंटर्स आए और लायन को लेकर चले गए। दे टाइड हिम अप डैश अ ट्री, उन्होंने उसे क्या कर दिया? पेड़ के सहारे बांध दिया। ओ भाई पेड़ के सहारे बांधने के लिए एलोंग तो लंबाई के साथ साथ, मान लीजिए कोई एक रास्ता है मेरे भाई, मैंने कहा कोई एक ओहो ये कलर क्यों चेंज हो रहा है मेरे भाई? मैंने कहा ये रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ता के लंबाई के साथ साथ जो चलने की कोशिश करता है ये होता है एलोंग। तो यहाँ पे एलोंग तो गड़बड़ हो गया सर। एवव जो है आपको ऊपर का सेंस देता है, ओवर भी ऊपर, इस पार से उस पार का सेंस देता है। एक ही वर्ड प्यारा सा होता है, किसी चीज से सटा होना, एसोसिएटेड होना, लगे होना, वो क्या होता है? अगेंस्ट द वॉल। कहते हैं ना मैं वॉल के अगेंस्ट खड़ा हूं, तो उसी तरीके से यहाँ पे उससे रिलेटेड होने के लिए हमें अगेंस्ट का यूज किया गया।
बात समझ आ रहा है? प्रपोजिशन यहां है अ ट्री अगेंस्ट अ ट्री। द लायन वॉज डैश टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। विम्पर का मतलब होता है जब बहुत करुणा में चिल्लाने लगते, मतलब एक तरह से समझो हृदय विदारक होकर रोना। तो भाई लायन क्या शुरू कर दिया? लायन वॉज क्या था? अब वॉज है तो सर पास्ट का एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन यहां पे होना चाहिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस संघर्ष करने की बात है, तो संघर्ष कर रहा था, तो लाइन वॉज। यहां पे देखो एक चीज समझो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। वॉज के बाद तुम्हें लग रहा होगा स्ट्रगल तो लिख दे V3 या V2, नहीं सर पैसिव नहीं, क्योंकि यहां पे लायन तुम्हारा क्या है? डूअर है, यही काम कर रहा है, तो पैसिव वाइज नहीं होगा। वॉज के बाद V1 नहीं आता है, सिंगुलर फॉर्म नहीं आता है, ING फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? द लायन वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। अब देखो 23 नंबर में लिखा है डैश अ माउस वॉक्ड पास्ड एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल। अब वहां से क्या हुआ? अचानक भाई थोड़ी देर बाद एक चूहा गुजरता है, तो अब वहां एक समय को दिखाने की बात, नेवर द लेस का यूज नहीं करेंगे मेरे भाई। कहीं भी नेवर द लेस की अगर हम बात करते तो नेवर द लेस का मीनिंग तुम्हें पता है ना क्या होता है? नेवर द लेस का मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ दैट। ठीक है, इसका मतलब होता है तथापि। तो तथापि का तो कोई सेंस दे नहीं रहा है मेरे भाई, ये ऑप्शन गलत हो गया। यद्यपि का भी सेंस नहीं आ रहा है, यहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा था, सुन का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? सुन अ माउस, मतलब कुछ देर में सुन अ माउस। यहां पे सुन का यूज किस सेंस में हो रहा है मेरे भाई? हिंदी मीनिंग समझ लो, कुछ एग्जैक्टली क्या बात है, कुछ देर में वहां से एक चूहा गुजरा। ठीक है, समय बीता। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो चीजों को हमें समझना है। ठीक है, कुछ देर में यहां पे हो जाएगा, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा। सुन अ माउस वॉक पास्ट एंड ही नोटिस द लायन इन ट्रबल। क्लियर हो गया? ही क्विकली रैन एंड, वह तेजी से दौड़ा और क्या करना शुरू किया? ऑन द रोप्स टू सेट द लायन फ्री, लायन को फ्री करने के लिए। कहानी आपने पढ़ा है, तो 24 नंबर में क्या होगा? यहां पे कुतरने के लिए सर च्यू वर्ड का यूज नहीं होता है, निपल का यूज नहीं। चूहा कुतरेगा, काटेगा नहीं, तो gnawed का यूज करेंगे। सेकंड इज द राइट आंसर, इस बात को याद रखना। निबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम बाइट यानी कि टुकड़े करना, टुकड़ों में करना या टुकड़ों में खाना। च्यू का मतलब चबाना, तो भैया किसी चीज को काट देना है, यानी कि इस रोप को हमें क्या करना है? पूरी तरीके से हमें कुतर देना है। तो कुतरने के लिए इस प्यारे से वर्ड का यूज करना है, कुतरना है। नॉड या नॉड, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, बड़ा प्यारा सा प्रोनाउंसिएशन, और मुझे कमेंट करके बताना किसे किसे आता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक होमवर्क है। अब आज जो लास्ट क्वेश्चन पे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू द जंगल। उसके बाद दोनों के दोनों क्या हुए होंगे? जंगल में तेजी से भाग गए होंगे। सर भागना यानी वहां से दूर हट जाना, स्पीड अवे नहीं होगा सर। अच्छा, बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ यहां प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए स्पीड्स का यूज नहीं होगा, यहां स्पीड्स का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। एक ही ऑप्शन बचा, स्पीड ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? वहां से अलग हट जाना, यानी कि सेपरेशन की बात होती है। किस चीज की बात होती है मेरे भाई? सेपरेशन की बात होती है। क्लियर हो गया? और स्पीड अप का मतलब होता है कि जब आप जल्दीबाजी में होते हैं, तेजी में होते हैं। तो मुझे बताइए कि कैसा लगा आज का सेशन? समझ आया, मजा आया आप लोगों को? एक बार जल्दी से मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूंगा। सर पूरे सीजीएल के इंग्लिश और एसएससी के इंग्लिश की जिम्मेदारी उठा रहा हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी कब तक निभा पाऊंगा? जब तक आप मेरे साथ रहेंगे। जब आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो ये जिम्मेदारी मैं किसके लिए निभाऊं? अभी से दिसंबर चल रहा है मेरे भाई, आपकी एग्जामिनेशन कब होने आपको भी पता है, जुलाई अगस्त। भाई अभी से मैं आपकी तैयारी के लिए सिंसियर हूं। सर स्टूडेंट तो तैयारी के लिए सिंसियर होगा कि चलो भाई थोड़ा होली मना के आ जाएंगे, वैकेंसी जब आएगा। तैयारी मेरे साथ कीजिए। वीक में 2 आपके मॉक टेस्ट अभी मिलेंगे, यानी कि पूरे मंथ का 8 मॉक टेस्ट। मार्च अप्रैल के बाद मई से मैं मॉक टेस्ट वीक में 4 कर दूंगा, और साथ में पूरा ग्रामर वोकैब, पीछे भी मैंने सैकड़ों वोकैबुलरी पढ़ाया, उसका भी रिवीजन कीजिए। कल परसों वोकैब का सेशन, 2 वोकैब का सेशन, 2 आपके मॉक टेस्ट और ग्रामर का एक वीडियो आपके वीक में आएंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए। तो ये सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार से डाउनलोड कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करना और लाइक तो जरूर करना, ठीक है? तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, विश्वास के साथ मेहनत, और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।